हाय फ्रेंड्स, मिया कांचा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेंस का 46 पार्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब हमारा M46 पढ़ने वाले हैं। मेंस की ये M सीरीज़ चल रही है जिसमें आपको 5 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ। आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो हमारा हिंदी का रहेगा, और ये मेरा जो हिंदी का 3 मार्कर का नोट्स है उसमें से आपको लिया गया है। जो मेरा मेंस का पैकेज है वो टोटल 40 बुकलेट का आपको मिलेगा, जिसमें 12 बुकलेट 3 मार्कर की रहेंगी, बाकी 28 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, अलग अलग आपको विषय के ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे भी आपको अलग अलग प्रकार की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 मार्कर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पल्लवन से आप क्या समझते हैं? तो सुगठित एवं गुम्फित भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन से आप क्या समझते हैं? सुगठित और गुम्फित भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने रूप होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कौन सी 2 विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन हुआ है? एक तो हुआ है फारसी और दूसरा हुआ है अंग्रेजी। हिंदी भाषा में 2 विदेशी भाषाएं आई हैं। कौन कौन सी? फारसी और अंग्रेजी। अगला है, हिंदी में विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो विराम अर्थात होता है ठहराव। लेखक के भावों, विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रुकने के लिए, बीच में रुकने के लिए, अपनी बात रोकने के लिए, तो लेखक के भाव और विचारों को स्पष्ट करने जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम हुआ, अर्ध विराम हुआ, अल्प विराम हुआ। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये भाषा की समृद्धि का घोतक है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, और ये भाषा की समृद्धि का घोतक होते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, उसके संपादक कौन थे? हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम था उद्दंड मार्तंड, और इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल, और ये प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को कलकत्ता में। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड था। संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का उद्देश्य क्या था? तो देश के विभिन्न निवासियों के व्यवहार में सर्व सुगम और व्यापक एकता स्थापित करना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का उद्देश्य क्या था? देश के विभिन्न निवासियों के व्यवहार में सर्व सुगम और व्यापक एकता स्थापित करना। 1927 में ये गठित थी। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा के नाम से ये गठित हुई थी। भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की 2 बोली कौन सी हैं? एक तो है ब्रजभाषा, फिर अवधी और खड़ी बोली। राजस्थानी, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि क्या है? इनकी लिपि देवनागरी है, क्योंकि इनकी इस देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? गठन 16 नवंबर 1957 को हुआ। अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। कारण क्या था? राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करना। इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य की संख्या इसमें थी 30। राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम को हमें समझाना है। तो राजभाषा अधिनियम 1976 के नियमों की संख्या कितनी है? 12 है। पहला में संक्षिप्त नाम था, उसका विस्तार प्रारंभ। दूसरा में परिभाषा है। तीसरा पत्रादि केंद्र, चौथा केंद्र में पत्र। फिर अगला है हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर थे। इसके बाद है हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग। आवेदन अभ्यावेदन 7वें जो नियम में था, 8वें नियम में था केंद्र सरकार कार्यालय में टिप्पणी लिखा जाना। 9वें में था हिंदी में प्रवीणता। 10वें में था हिंदी का ज्ञान। 11 में था साहित्य लेखन सामग्री मैनुअल सहित, और 12 में था अनुपालन का उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब दी गई? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई थी 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब दी गई? 14 सितंबर 1949 को। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने 2 चैनल नए स्टार्ट कर रही हूँ। एक तो मैंने कर ही दिया है कल, जीके विद आकांक्षा शॉर्ट्स के नाम से वो चैनल है, जिसमें मैं केवल शॉर्ट्स वीडियो आपको कराऊंगी। 1 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे से आंसर जो है, आज कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो वो चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और मैं इंग्लिश का चैनल बना रही हूँ, जिसमें हम इंग्लिश पढ़ेंगे। वो बच्चों से लेके
बुजुर्गों तक के जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए रहेगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप जीके विद आकांक्षा से जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे जीके विद आकांक्षा को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्री और मेंस का नोट्स लेना चाहते हो ले सकते हैं। प्री की जो बुकलेट है वो 12 आएंगी, मेंस की बुकलेट 40 आएंगी। इसके अलावा अगर आप सॉल्ट पेपर भी लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट सॉल्ट पेपर की आएंगी। राजभाषा परिनियमावली के अनुसार का क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं 3 राज्यों का नाम बताओ। तो का क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं 3 राज्यों का नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। संक्षेपण की विशेषताएं, संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, भाव एवं भाषा में शुद्धता होना चाहिए, भाषा की सरलता, प्रवाह और क्रमबद्धता होना चाहिए। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न है। तो पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश से। पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं, विज्ञान तकनीकी क्षेत्रों में विशेष अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। उपयोगिता किसी सुनिश्चित धारणा को प्रकट करने से, अर्थ इसका सुनिश्चित और सुनिर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है 1992 के बाद संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ी। तो 1992 के बाद जो जोड़ी है वो है मैथिली, बोडो और संथाली। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित 2 सॉफ्टवेयर कौन से हैं। एक तो है लीला हिंदी प्रबोध और दूसरी है मंत्र राजभाषा। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित 2 सॉफ्टवेयर कौन से हैं? लीला हिंदी प्रबोध और मंत्र राजभाषा। अगला है मालवी बोली को किस बोली वर्ग में स्थान दिया। तो पश्चिमी हिंदी की सौर सैनी अपभ्रंश के उदाहरण के रूप में इसको मिश्रित बोली के रूप में स्थान दिया। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में हिंदी पर किस विदेशी भाषा का प्रभाव अधिक था। मध्यकाल में हिंदी पर अरबी और फारसी भाषा का प्रभाव अधिक था। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 10 मई 1963 को लागू हुआ था और संशोधित इसका 1976 में लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 10 मई 1963 को हुआ और इसका जो संशोधित रूप था वो 1976 में लागू हुआ। शासकीय पत्र की विशेषताएं, तो शासकीय पत्र का विषय जो होता है स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होता है, भाषा सुस्पष्ट और सरल होती है, द्विअर्थी व संदिग्ध भाषा का इसमें प्रयोग नहीं होता है। तो विषय स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होता है, भाषा सुस्पष्ट और सरल होती है, द्विअर्थी और संदिग्ध भाषा का इसमें प्रयोग नहीं होता है। अगला है टिप्पण क्या है। तो प्रशासनिक कामकाज में किसी विचाराधीन पत्रों या कागज के निपटान के लिए समय समय पर जो अभियुक्तियाँ निकालने के लिए लिखी जाती हैं टिप्पण लेखन कहलाते हैं। मतलब प्रशासनिक काम जो विचाराधीन पत्र होते हैं और या कोई काम निपटाना है तो उसके लिए समय समय पर लिखा जाता है टिप्पण। अगला है विलोम और समानार्थी में अंतर। विलोम शब्द का विपरीत अर्थ होता है जबकि समानार्थी शब्द का समान अर्थ होता है। और एक एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप शो कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन जो है 28वें से स्टार्ट है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।